राही मासूम रजा जी के बहुचर्चित उपन्यास आधा गांव के पिछले एपिसोड में हमने जाना कि फौजदारी के मुकदमे को लेकर हम्माद और ठाकुर कुंवर पाल सिंह के बड़े बेटे ठाकुर पृथ्वी पाल सिंह के बीच में मुकदमा होता है, जिसमें फुन्नन मियां जो है वो ठाकुर पृथ्वी पाल सिंह का पक्ष लेते हैं। ऐसा करने के जुर्म में उनको जाट बिरादरी से बाहर कर दिया जाता है और ये सोशल एक्सक्लूजन का इतनी कड़ाई के साथ पालन किया जाता है कि फुन्नन मियां की बड़ी बेटी रजिए की मौत पर उसको पुरसा देने के लिए भी कोई उपस्थित नहीं होता सिवाय ठाकुर पृथ्वी पाल सिंह के परिवार के। उसके बाद हमने जाना कि समीउद्दीन के बेटे मोइनुद्दीन की शादी जो है वो हैदर खां के गुलाम हैदर खां की बेटी बदरून के साथ होती है और वहां पर ये पता चलता है कि दूल्हा जो है उसकी एक टांग लकड़ी की है, तो सारा जनान खाना जो है वो रोने बिलखने लगता है। एपिसोड हमने यहां खत्म किया था और इसको यहीं से हम पिक करेंगे, तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। तो चलिए। खैर खुदा खुदा करके लड़का बाहर गया। हकीम साहब के बड़े फाटक में बारातियों के सोने का इंतजाम था। आंगन में पलंग पड़े हुए थे। 9 शाह के लिए लाल पायों वाला निवाड़ का पलंग था, बाकी लोगों के लिए सुतली और मूंज के। एक बाराती को बस खट मिला। वह उखड़ गया कि क्या बंगाली वालों का यही तरीका है। हकीम साहब खून का घूंट पीकर रह गए। उन साहब के लिए पलंग आया। कहने का मतलब यह है कि हकीम साहब जो है वो अपने पूरे उस दक्षिण पट्टी के कर्ता धर्ता थे, लेकिन चूंकि वो लड़की वालों की तरफ से थे इसीलिए ओहदे और स्टेटस में बहुत ज्यादा ऊपर होते हुए भी वह उनके लिहाज से यदि सोचा जाए तो छोटे लोगों की छोटी बात बर्दाश्त करके रह गए, क्योंकि वह लड़की वालों की तरफ से थे। ताश की गड्डियां निकल आईं। कोट पीस, गन, ब्लैक क्वीन, 29, मांग पत्ती, जोड़ पत्ती और फ्लश होने लगा। बूढ़े बाराती हुक्का पीते पीते और पान खाते खाते थक कर सो गए। ठाकुर साहब का पलंग हकीम साहब के पलंग के पास था। ठाकुर साहब उन्हें खां साहिबी की मुबारकबाद दे रहे थे कि न मालूम कैसे उस साधु का जिक्र निकल आया। ये सारा इंसिडेंस बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। जिसने मुर्दारपुर के पुराने गैर आबाद मंदिर को आबाद किया। क्षमा प्रार्थी हूं, मेरे मुंह से मुराद नगर ही निकल जाता है क्योंकि मेरी बुआ वहां की रहने वाली थी। बचपन से यही शब्द जबान पे चढ़ा हुआ है। भाई हमने तो सुना है कि वे कोई बहुत पहुंचा हुआ आदमी है, हकीम साहब ने कहा। दिन रात मूर्ति के सामने बैठा रहता है और एक लाल रंग की मोटी सी किताब पढ़ा करता है। न किसी से बोलता है और न चालता है। लोग जो दे देते हैं खा लेता है, नहीं देते हैं तो खाली पेट सो रहता है। हमने तो सुना है कि वे लोगों की मिन्नतें मुरादें पूरी कर रहा है। किसी के यहाँ लड़का नहीं होता तो उसने आशीष दी। अब सुना है कि उसकी बीवी पेट से है। यह बात मौलवी बेदार ने कही और उनके लहजे में हिकारत की कोई झलक नहीं थी। तो इससे पता चलता है कि वे खुद मौलवी हैं मुस्लिम समुदाय में, लेकिन हिंदू समुदाय के बारे में भी वो किस तरह सम्मान जो है जनक लहजा रखते हैं। एक दूसरे के धर्म का सम्मान उस समय लोगों को करना आता था। एक बात तो मैं भी जानता हूं, ठाकुर साहब ने कहा। बिना मुझे पूछे गाछे गुलाबी जान वहां जाकर उनसे ये मांगाई कि मेरी तरक्की हो जाए। उस बेचारी को क्या मालूम कि सर्कल इंस्पेक्टर खाली नाम का ओहदा है। मैं क्या सीढ़ी पागल हूं कि तरक्की की ख्वाहिश करूं? मगर साहब गुलाबी जान के ये मन्नत मांगने के कोई 15 दिन के बाद मैं गाजीपुर गया तो एसपी साहब ने मुझे मुबारकबाद दी कि अनकरीबन मेरी तरक्की होने वाली है। सोच रहा हूं कि किसी दिन मुर्दारपुर का कोई काम निकाल कर उधर जाऊं तो महाराज के चरण छूकर प्रार्थना करूं कि महाराज हमें तो थानेदार ही रहने दो, हमें तरक्की नहीं चाहिए, और अगर हो गई तो मैं नौकरी छोड़ दूंगा। थानेदार के बाद इंस्पेक्टरी में भला क्या मजा आएगा। थोड़ी सी जमींदारी बना ली है, 100 बीघे की खुद काश्त भी कर ली है, वहीं चला जाऊंगा, खेती बाड़ी करूंगा। और क्या साहब? हकीम साहब रहीम हज्जाम को देखकर रुक गए। काहे रे? फुन्नन मियां की बड़की लड़की की तबीयत बहुत खराब है। बेचारे भागे भागे उलावपुर गए। बाकी दागदर साहब गाजीपुर गए हैं। घर में मां रोना पिटना मचा है। रहीम ने चिलम उठाकर उसे फूंकते हुए कहा। फिर जब चिलम की आग साफ हो गई तो उसने चिलम को कोने में रख दिया। हकीम साहब जल्दी जल्दी और छोटे छोटे कष्ट लेने लगे।
थोड़ी देर तक तो उन्होंने रजिए की बीमारी की खबर को टालना चाहा, मगर कोई 5-7 मिनट के बाद वे पलंग से या अली कहकर उठ खड़े हुए। जरा उसको देख आऊं, उन्होंने ठाकुर साहब से कहा। फिर वे रहीम से मुखातिब हो गए। का कोनो फुन्नन मियाँ भेजे हैं तह हिया? नहीं, रहीम ने कहा। बीबी तमार गिड़गिड़ाती रही। बाकी ऊ कहिन मर जाए दियो इही को, हम अली कबीर को सलाम करे ना जाएंगे। हकीम साहब मुस्कुरा दिए। तू आगे आगे चल। का मालूम सैफुनिया कहां से निकल आए और तू पंचायत बुलाकर तकरीर करने लगे। तू कहीं उनकी शादी क्यों नहीं कर देता? हरामजादी एड़ती फिरती है, लड़कन को खराब करवाएगा कब? तो माफ कीजिएगा, इसी तरह के गाली गलौच वाले शब्द जो हैं शायद उनकी भाषा के आम बोलचाल में यूज होने वाली गालियां हैं। रहीम ने दांत निकाल दिए जैसे हकीम साहब उसकी बेटी की बात ही ना कर रहे हों। हकीम साहब गैस की रोशनी से जो बाहर आए तो अंधेरा और गहरा मालूम होने लगा। एक कुत्ते पर उनका पांव पड़ गया। वे टें टें करता हुआ भागा। हकीम साहब उसे माँ बहन की गालियां देते हुए आगे बढ़ गए। रहीम साथ साथ था, मगर जब वे बड़े फाटक पहुंचे तो एकाएक कुलसुम के बैन करने की आवाज आने लगी। वह इना लिल्लाह पढ़कर लौट पड़े। तो यहाँ इन्निल्लाह के बारे में लिखा हुआ है। कुरान की एक आयत यूं शुरू होती है, हर चीज अल्लाह से है और अल्लाह ही की तरफ लौट जाएगी। इस आयत को किसी के मरने की खबर पाकर पढ़ते हैं। तो रिलीजियस फेथ जो है वो भी मुस्लिम लोगों का या मुस्लिम धर्म का हिंदू धर्म से काफी मेल खाता है कि जो पैदा हुआ है वो मरेगा, कोई अजर अमर नहीं है। कुलसुम के रोने की आवाज ने रकियों के घर जगा दिए। फारूक और अनवारुल हसन लपके हुए आए। हम्माद मियाँ ने अपने दरवाजे से पूछा, अरे भाई क्या किस्सा है? मालूम होता है कि फुन्नन चा की लड़की का इंतकाल हो गया, फारूक ने कहा। हम्माद मियाँ फिर अंदर चले गए। दक्षिण पट्टी में जागे सब, मगर सोते बने रहे। हद तो यह कि वाजिद मियाँ के रखनी यानी रहमान बो ने जब फुन्नन मियाँ के घर जाना चाहा तो वाजिद मियाँ ने उसे घुड़क दिया। कहाँ जा रही हो? का तो है मालूम ना कि फुन्नन मियाँ का हुक्का पानी बंद है? तो सामाजिक बहिष्कार, जिसे हम सोशल एक्सक्लूजन कहते हैं, कितना खतरनाक हुआ करता था। इंसान से इंसान होने के मायने भी छीन लेता है ये सामाजिक बहिष्कार। ये ऐसे हथियार के तौर पर काम में लाया जाता है जब आपको किसी को काबू में करना हो, अपने आगे झुकाना हो। और दलितों पर तो ये बिल्कुल अचूक अस्त्र की तरह काम करता है हर बार। रहमान बो ने कुछ कहना चाहा तो वाजिद मियाँ ने उसे 2 थप्पड़ मारे। मारने की बात ही थी, एक दाश्ता की ये मजाल कि उनकी मर्जी के खिलाफ ची पी करे, कि मतलब एक रखनी होते हुए उसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि वो जबान लड़ा रही है। उसके जवान लड़के कमालुद्दीन उर्फ कम्मो को मां का यूं पिटना बहुत बुरा लगा। दूसरे लड़के फिदा हुसैन उर्फ फिद्दू ने रोना शुरू कर दिया। वाजिद मियाँ ने उसके भी 2 हाथ रसीद किए। टेटुआ दबा दे इस साले का। चुप हरामजादे, नहीं तो तहूं को खाए भर दे दी हूं। खुद तो 1 हाथ के हो, बाकी जबान 7 गज की है। ते हमें मरवे तका तू हमरे सामने हमरी अम्मा को मरवे? हाँ ले। वाजिद मियाँ ने रहमान बो को फिर मारना शुरू किया। कम्मो ने लपक कर उसका हाथ पकड़ लिया। तो ये कम्मो जो एक तरीके से कह सकते हैं कि उनकी नाजायज औलाद है वाजिद मियाँ की, वो अपनी मां को पिटता हुआ नहीं देख रहा कि रखनी हुई तो क्या हुआ, इंसान तो है। कम्मो जवान था। वाजिद मियाँ की हड्डियां चौड़ी जरूर थी, लेकिन वह बूढ़े थे। नाच कर रह गए, लेकिन जब हाथ ना छुड़ा सके तो वे कम्मो को मादरजाद गालियां देने लगे। कौनो नई गाली देओ हरामजादे, तो हम हिये हैं, कम्मो ने कहा। बाकी अब जो तू अम्मा को कुछ कहिए तक खन के गाड़ देंगे। रहमान वो कम्मो से लिपट गई। छोड़ माटी मिले, काते बाप को मरबे, तोरा जनाजा निकले झाड़ू मारे, दिमाग ढहे। अरे मैं कही थू छोड़ जवानी पीटे। मगर जब इतना सुन सुनाकर भी कम्मो ने वाजिद मियाँ का हाथ नहीं छोड़ा तो रहमान वो कम्मो को मारने लगी। आखिर झल्लाकर कम्मो ने वाजिद मियाँ को ढकेल दिया।
वे पलंग पर गिर पड़े और वहीं से लेटे लेटे कम्मों को गालियां देने लगे। ठाकुर पृथ्वीपाल सिंह जब रजिया के मरने की खबर सुनकर गंगौली लपके तो उन्होंने वाजिद मियाँ की गालियों की आवाज सुनी। जाहिर है कि उन्होंने गालियों पर कोई ध्यान नहीं दिया। फुन्नन मियाँ ने हम्माद मियाँ से पूछे बिना ही बड़ा फाटक खुलवा लिया था। हम्माद मियाँ ने चूं चर्रा की तो वे लाठी लेकर निकल आए। अब तोहू को ऐसा दिन लग गए हैं कि कही रहे हैं हम्माद, ई बखत हट जा, दादा परदादा का पुरसा यह फाटक से लिया तक का अब रजिए का पुरसा लेवे के हम जिन्ना साहब के पाकिस्तान चले जाएं। तो बात बात पे फुन्नन मियाँ का पाकिस्तान को लेकर गुस्सा पूरे गंगौली की आत्मकथा में जाहिर होता है। हम्माद मियाँ उनके तेवर देखकर हट गए, लेकिन नईमा भी और कुबरा दरवाजे पर आकर फुन्नन मियाँ को गालियां देने लगी। हम्माद मियाँ जो हर लिहाज से फुन्नन मियाँ से कमतर थे, अब किसी तरीके से पैसा वैसा जोड़कर उनकी सामाजिक हैसियत को बढ़ाने की कोशिश करते हैं और 2 मंजिला मकान जो है वो बना लेते हैं। इन सब चीज़ों का जिक्र हम पहले पढ़ चुके हैं और यही हम्माद मियाँ जो है वो फुन्नन मियाँ के खलवत में पहले रहा करते थे। हम्माद मियाँ उनके तेवर देखकर पीछे हट गए, लेकिन नईमा भी और कुबरा दरवाजे पर आकर फुन्नन मियाँ को गालियां देने लगी। फुन्नन मियाँ बोले, हो जुलाहिने, सैदानी होती है तो ऐसी गाली ना बकती हूं, बाकी बक लियो, औरत जातो हम तोहे का कहीं हैं, बाकी इतना सुन लियो कि चुप ना भये तो हम हम्माद को मार मार के कचूमर निकाल देंगे। दोनों औरतें सहम कर चुप हो गईं। तो मतलब ताना भी मार रहे हैं कि तुम कमतर जात वाली हो, अगर कोई सैदानी होती तो ऐसे मौके पर वे चुप ही रहती। फुन्नन मियाँ एक पलंग पर बैठकर बीड़ी पीने लगे। एक पलंग पर फारूक बैठ गया, लेकिन अनवारुल हसन नहीं बैठे। वे चबूतरे पर उखड़ू बनकर बैठकर सिगरेट पीने लगे। रहीम कोरे घड़े लाया, उसमें बेर की टहनियां डाल दी गई। फुन्नन मियाँ ने उस लंबे चौड़े आंगन को देखा जिसमें 500 आदमी एक साथ बैठ सकते थे। फिर उन्होंने उन 2 आसामियों को देखा जो उन्हें पुरसा देने आए थे। वे बहादुर आदमी थे, अपनी मूछों से खेलने लगे, मगर आंसू बहादुरों का रौब नहीं खाते। उनकी आंखें भीग गईं तो वे करवट से लेट गए कि फारूक उन्हें रोता ना देख लें। लेकिन अब चुप लेटना मुमकिन हो गया तो वे गुनगुनाने लगे, मैं ये नहीं कहती कि अमीरी में बिठा दो बाबा, मुझे फिजा की सवारी करा दो। तो ये वही फुन्नन मियाँ हैं जिनका सिक्का गंगौली में चलता था। उनके सामने कोई चूं तक भी नहीं कर सकता था और आज उनकी बेटी के जनाजे में 2 लोग ही मौजूद थे। ये देखकर उनका दिल भर आया कि उनकी बेटी इतनी बदनसीब है कि कोई पुरसा देने भी उसे ना आए। रजिए का जनाजा निकला तो ताबूत फुन्नन मियाँ, ठाकुर पृथ्वीपाल सिंह झिंगुरिया और अनवारुल हसन के कंधों पर था और ठाकुर कुंवरपाल सिंह का सारा परिवार जनाजे के साथ। फुन्नन मियाँ जनाजे को करबला की उत्तरी दीवार के पास अपनी खानदानी गड़ावर के पास ले गए। कब्र तैयार थी, ताबूत रख दिया। मौलवी बेदार सदल फाजिल ने नमाज जनाजा पढ़ाने से और गंगौली के मोमनीन ने नमाज जनाजा पढ़ने से इनकार कर दिया। तो एक बार फिर कि जात बाहर कर देने के कायदे कानून इतने कड़े हैं कि यदि कोई इसमें सहयोग भी करना चाहेगा तो उसको भी जात निकाला दे दिया जाएगा। मतलब एक इंसान को इंसान होने का हक छीन लिया जाएगा। इस तरह का होता है ये सोशल एक्सक्लूजन। तो यहां पर बेदार सदल फाजिल का नीचे जो है दिया हुआ है फुटनोट में, लखनऊ के एक शिया धार्मिक कॉलेज की सबसे बड़ी डिग्री। मुझे लगता है कि जिस तरह हम पंडित जी या शास्त्री जी तरीके से बोलते हैं हिंदू धर्म में, शायद मुस्लिम धर्म में इस तरह की कोई ये ओहदा होता होगा। बाकी मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो मेरा मार्गदर्शन तो आपको करना ही पड़ेगा। इसलिए फुन्नन मियाँ ने नमाज जनाजा तन्हा पढ़ा। उन्हें नमाज याद नहीं थी, मगर उन्होंने नियत बांधी, पाक परवरदिगार हमें तो ई नमाजों ना याद का करें, बाकी हमरी ई नमाज कबूल कर, अल्लाह अकबर। आवाज़े बुलंद तकरीर कहकर उन्होंने नमाज पढ़ डाली। फिर उन्होंने कब्र में उतरना चाहा, लेकिन पृथ्वीपाल ने उन्हें कब्र में नहीं उतरने दिया। हम उतारब अपनी बहन को, लेकिन जाहिर है फुन्नन मियाँ ये नहीं कर सकते थे।
पृथ्वीपाल सिंह फिर नाम मरहम था। चुनाचे वे खुद कब्र में उतरे। पृथ्वीपाल सिंह और झिंगुरिया ने लाश उतारी। फुन्नन मियाँ ने चेहरे से कफन सरकाया, बोले, ए बेटी, हम का करें, हम में तलकी ना पढ़ना आता, बाकी हम गवाही दे रहे हैं कि तू मोहब्बते अहले बेत रही हो, नमाजी रही हो और मियाँ की खिदमतगार रही हो। वे कब्र से निकल आए। कब्र बराबर कर दी गई। फुन्नन मियाँ जब गंगौली में दाखिल हुए तो बदरून की पालकी जा रही थी। आगे आगे एक खड़खड़िया में मोइनुद्दीन था। उसकी लकड़ी की टांग खुली हुई एक तरफ रखी थी। फुन्नन मियाँ ने जाती हुई बारात के लिए रास्ता छोड़ दिया। बारात के कासिमाबाद पहुंचते ही ठाकुर साहब को इन्फॉर्मर ने इत्तला दी कि मुर्दारपुर के मंदिर में परसराम चमार आसपास के मठ के लोगों को इकट्ठा किए कोई जलसा कर रहा है। अभी ठाकुर साहब उस खबर पर गौर भी न कर पाए थे कि गाजीपुर से खबर आ गई कि गांधी जी और नेहरू को कांग्रेस के दूसरे तमाम बड़े बड़े लीडर गिरफ्तार कर लिए गए हैं और होशियार रहने की जरूरत है। मतलब विद्रोह कभी भी भड़क सकता है। ठाकुर साहब कासिमाबाद पहुंचे तो शाम हो चुकी थी। समीउद्दीन खां के क्वार्टर से गुलाबी जान के लहक लहक कर गाने की आवाज आ रही थी। ठाकुर साहब ने समीउद्दीन खां की तरफ देखा जो अपनी पेटी खोल रहे थे। जाओ बहू को दिखाओ। समीउद्दीन खां ने बहू को देखा और पसंद किया। मुंह दिखलाई में उन्होंने अपनी मां का वह चंदन हार उसे दिया जो उन्हें मोइनुद्दीन की बीवी के लिए वह देकर मरी थी। रात के 10 बजते बजते खाना वाना हो गया। गैस गुल कर दिए गए। गुलाबी जान ने मोइनुद्दीन खान को ढकाल कर हुजलाए उर्रूसी में भेजा, क्योंकि जौनपुर से जो औरतें आई थी वो तो खलफिशार की खबर सुनते ही अपने अपने मर्दों को लेकर चली जा चुकी थी। मतलब विद्रोह भड़क चुका था और बाराती जो है वो सब अपने अपने घर की तरफ रवाना हो चुके थे। मोइनुद्दीन बहुत शर्मिंदा था। मैं तो तुम्हारे पास चुपके से आना भी चाहूं तो नहीं आ सकता। ये लकड़ी की टांग टुक 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 बोले जाती है। वे पलंग पर बैठ गया। बदरून सुहा पहने मुर्दे की तरह पलंग पर चित्त पड़ी हुई थी। उसकी आंखें बंद थीं। दिल जोर जोर से धड़क रहा था और नथुनों के ऊपर पसीने के नन्हे नन्हे कतरे लरज रहे थे। उनके बालों से एक अजीबोगरीब खुशबू की लपट निकल रही थी और उसका लिबास इत्र सुहाग में बसा हुआ था। माथे पर अशफा की कहकशां थी। मोइनुद्दीन ने यह सब कुछ एक नजर में देख लिया। फिर वे अपनी टांग खोलने लगा। उस टांग को एहतियात से कमरे की दीवार से टिकाकर वे बदरून पर झुक गया। आंखें खोलकर देख तो लो एक बार, मैं कैसा हूं। बदरून ने उसकी आवाज सुनी। उसे उसकी आवाज अच्छी भी लगी, मगर उसने आंखें नहीं खोली। हाँ, उसका दिल और जोर जोर से धड़कने लगा, क्योंकि किसी ने उससे कहा था, पहली रात को ढेर इतराइयो मत, लड़का हुआ में जान पर बन आइए। और उसे एक जज्बे तजस्सुम भी रह रहकर उकसा रहा था कि पेट में लड़का पड़ता कैसे है। तो हमारे यहाँ पर जो है सेक्स एजुकेशन कभी भी बच्चों को तरीके से दी नहीं जाती है, इसलिए इस बाबत जो है लोगों में बहुत सारी अटकलें होती हैं। मगर उसका सारा बदन बर्फ की तरह सर्द था और कोई 8-10 रोज के फाके ने उससे एहतजाज की कुव्वत भी छीन ली थी। मुमकिन है कि मांझे में खास इसलिए लड़कियों को फाका करवाया जाता था कि अगर नौशा एक टांग का हो या बहुत बदसूरत हो तो दुल्हन एहतजाज ना कर सके। कम से कम बदरून तो एहतजाज न कर सकी। मतलब लड़कियों को जानबूझकर अशक्त कर दिया जाता था। 8-10 रोज बिना खाने के बाद ताकत कहाँ बचती होगी शरीर में उनको मतलब ऐतराज जताने की या हाथापाई करने की। गई रात को जब मोइनुद्दीन बेदम होकर सो गया तब बदरून ने आंख खोली। वे खुद बेदम हो रही थी। उसके बदन में फाके से पैदा होने वाली बेहिसी के बावजूद एक मीठा मीठा सा दर्द था। फिर भी उसने आंखें खोली। पहले उसने मोइनुद्दीन का चेहरा देखा और हालांकि वह बेखबर सो रहा था लेकिन वह शर्मा गई। फिर उसने जस्ता जस्ता करके उसके पूरे बदन का जायजा लिया, मगर उसके बदन का एक हिस्सा तो दीवार पर टिका खड़ा था।
लकड़ी की उस टांग को देखकर वे उदास हो गई। एन उसी वक्त थाने के पहरेदार ने पहला फायर किया। विद्रोह भड़क चुका था। भर टोली के भरों और पृथ्वीपाल सिंह और अशरफुल्ला खां के आदमियों ने थाना घेर लिया था। न रहे होंगे तो कोई 2000 आदमी रहे होंगे। इस मजमे में ऐसे लोग कम थे जिन्हें हिंदुस्तान छोड़ दो के नारे की खबर रही हो। कहने का मतलब है कि विद्रोह जो था वो लोकल लेवल पर था। ब्रिटिश हुकूमत को भारत से बाहर भगाने के लिए नहीं था। उसमें ऐसे लोग भी नहीं थे जिन्हें आजादी का मफहूम मालूम था। ये लोग वे थे जिनसे ड्योढ़ा लगान लिया गया था, जिनके खेतों का अनाज छीन लिया गया था, जिनसे जबरदस्ती वॉर फंड लिया गया था, जिनके भाई भतीजे लड़ाई में काम आ गए थे या काम आने वाले थे, और जिनसे थाना कासिमाबाद कई पुश्तों से रिश्वत ले रहा था। उसमें कोमिला चमार का बाप बाबूराम चमार था, बल्कि बाबूराम चमार थे। उसमें गोवर्धन था, लेकिन उसमें सबसे बड़ा गोल फुन्नन मियाँ का था। हालांकि फुन्नन मियाँ खुद मौजूद नहीं थे। फुन्नन मियाँ के गिरोह की अगुवाई ठाकुर कुंवर पाल सिंह का पोता पृथ्वीपाल सिंह का बड़ा लड़का हरपाल सिंह कर रहा था, और झिंगुरिया शाने से शाना मिलाए खड़ा था। मजमे का मुतालबा था और ठाकुर हर नारायण प्रसाद को उनके हवाले कर दिया जाए। जाहिर है कि ऐसा नहीं हुआ। तो ये विद्रोह जो था वो प्रशासन के विरुद्ध था, अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध नहीं था। इसी तरीके से सुभाष चंद्र खुशवाहा की जो एक पुस्तक है चौरी चौरा कांड को लेकर, उसमें भी उन्होंने इन सब चीजों का जिक्र किया, और सिलसिलेवार कई सारे एपिसोड्स जो है रतन जी के साथ खुशवाहा जी के बने हुए हैं। उसमें भी उन्होंने यही बात मेंशन करी है कि इसको किस तरीके से इतिहास में प्रोजेक्ट किया गया है, और असल में ये विद्रोह जो था वो लोकल लेवल के जमींदारों के खिलाफ किसानी विद्रोह था। उसी तरीके से ये भी किसानों का विद्रोह था जो रिश्वत लेने वाले थानेदारों के खिलाफ था, और जो लोकल लेवल के प्रशासन था उसके खिलाफ था, अंग्रेजों के खिलाफ नहीं था। तो इतिहास से जो सही चीजें हैं वो छांट कर अलग किए जाने की जरूरत है। फिल्ट्रेशन की अब जरूरत है इतिहास को लेकर। जाहिर है कि ऐसा नहीं हुआ। ठाकुर साहब किला बंद हो गए थे और पहला फायर उन्होंने किया, जिसने हरपाल सिंह को ठंडा कर दिया। पहले राउंड में गोवर्धन भी मारा गया और मुमताज भी, जो अभी 2 दिन पहले 15 साल का हुआ था। तो फुन्नन मियाँ का छोटा बेटा भी जो है वो मारा गया। फुन्नन मियाँ को यह नहीं मालूम था कि मुमताज भी हमला करने वालों में शामिल है, वरना शायद वे उसे रोक लेते, या हो सकता है कि उन्हें मरसिए का कोई ऐसा बद याद आ जाता जिसमें हुसैन अली अकबर या कसीम के कमर में तलवार बांध रहे हैं। अगर उन्हें कोई ऐसा बंद याद आ जाता तो बहुत मुमकिन है कि वे गुनगुनाते हुए मुमताज को इजाजत दे देते और कुलसूम को यह न बताते। मजमे ने 2-3 लाशें देखी तो वह दीवाना हो गया। थाना फतह हो गया। ठाकुर साहब और तमाम सिपाही एक दरख्त से बांध कर फूंक दिए गए। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे चौरी चौरा के बारे में हम पढ़ते हैं। और क्वार्टरों में आग लगा दी गई। किसी और क्वार्टर से तो कोई आवाज नहीं निकली, लेकिन समीउद्दीन खां के क्वार्टर से औरतों के चीखने की आवाजें देर तक आती रहीं। मजमे के मुंतशिर होने के बाद समीउद्दीन खां के क्वार्टर के खंडहर से एक औरत निकली। अगर वहां कोई मौजूद होता तो उसे इस गई गुजरी हालत में भी पहचान लेता। वे गुलाबी जान थी। उसके हाथों में लकड़ी की एक टांग थी और वे उसी को लकड़ी की तरह टेक टेक कर चल रही थी। तो यहां पर ये एपिसोड में समाप्त करती हूं, और साथ ही 5वां चैप्टर जो है ताना बाना भी यहां पर समाप्त होता है। अगले एपिसोड से हम इसके 6th चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, और घटनाओं की तेजी पर आप लोग नजर बनाए रखिएगा, और साथ साथ शब्दों को लेकर मेरा मार्गदर्शन जरूर करते रहिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद। जय भीम।